फ्रेडरिक मैक्समुलर, जर्मन फिलोलॉजिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट, जो कि 19th सेंचुरी के एक बहुत बड़े स्कॉलर एंड थिंकर माने गए हैं और भारतीय कल्चर को, भारतीय संस्कृति को जितना किसी यूरोपियन स्कॉलर ने समझा है, शायद उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मैक्स मूलर का रहा है। आज बहुत से थिंकर्स ऐसा मानते हैं कि अगर इंडियन फिलॉसफी, स्पेशली वेद्स, अगर यूनिवर्सल लेवल पे फेमस हैं तो शायद ये मैक्स मूलर का बहुत विशेष और ख़ास योगदान है। और बहुत से भारतीय चिंतकों ने यहाँ पे इनको क्रिटिसाइज़ किया है, वहीं पे इनको बहुत हाईली लेवल पे एप्रिसिएशन भी मिली है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने इसको मैक्स मूलर को एक सेंट से कम दर्जा नहीं दिया और बहुत हाईली रिगार्ड या एप्रिसिएशन दिया है। लेकिन मैक्स मूलर ने जो सबसे विशेष स्टेटमेंट दिया है उसको आज समझ लेना होगा। मैक्स मूलर का मानना था, अगर इंडियन कल्चर में कभी भी कोई अगर यूनिवर्सल थॉट विकसित हुआ या इवॉल्व हुआ, अगर कल को कोई पैदा होगा या कोई ऐसा यूनिवर्सल रिलीजन कल को पैदा होगा, तो वो कहीं न कहीं तीन बहुत बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं उनका प्रभाव उन पर हमेशा रहेगा। यानी कि कल को कोई यूनिवर्सल थॉट क्रिएट होता है तो वो तीन शख्स, राजा राममोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी और केशव चंद्र सेन, ये तीनों का इन्फ्लुएंस उस यूनिवर्सल थॉट में हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 19th सेंचुरी में ये तीनों शख्स जो कि ब्रह्मो समाज के थिंकर्स हैं और विशेष थिंकर हैं। हालांकि राजा राममोहन राय तो फाउंडर भी हैं, लेकिन जो तीनों का योगदान है वो मैक्स मूलर के हिसाब से बड़ा विशेष है, बड़ा खास है। लेकिन ये बात, ये स्टेटमेंट कितनी उचित है, इसका अनुमान इसी चीज से लगता है कि 23 वर्ष की उम्र में देवात्मा को इस खास वातावरण में रहने का सौभाग्य मिला और वहां रहकर भी उन्होंने जो अपना देव जीवन को विकसित करने का सौभाग्य मिला या चांस मिला, उसको शब्दों में एक्सप्रेस करना जरा डिफिकल्ट है। लेकिन आज हमको एक खास चीज देखनी होगी कि इतनी बड़ी विशेष समाज के बावजूद भी देवात्मा ने क्यों देव समाज को स्थापित किया, क्या कारण थे? क्या देव समाज संस्था कोई रिफॉर्म सोसाइटी है? वो कोई समाज सुधारक या धार्मिक सुधारक, किस लेवल की वो संस्था है? इसको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जितनी भी मोटी मोटी बुराइयां थी या कुप्रथाएं थी, भले वो सती प्रथा हो, भले वो प्रदा प्रथा हो, भले वो बाल विवाह हो, भले वो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर जितनी भी एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इस ब्रह्मो समाज ने, खास करके ये तीनों जो स्कॉलर्स का नाम लिया गया है, राजा राममोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी और केशव चंद्र सेन जी, इन्होंने तीनों ने ही भारतीय कल्चर में जितनी भी कुप्रथाएं थी उनको मोटे रूप से काबू कर लिया था। तो फिर देवात्मा को क्या आन पड़ी कि एक नई संस्था बनाने की, देव समाज।
क्या उसका रीजन था, उसको समझने से पहले हमको ये रिफॉर्म का मतलब समझ लेना होगा। रिफॉर्म का कंटेक्स्ट क्या है? क्या रिफॉर्म जो कि एक लैटिन वर्ड है, जो कि रिफॉर्मो से आया है, उसका मतलब वही था जो कि भारतीय कल्चर में यूज हुआ है? अगर वो ऐसा ही है तो देवात्मा ने फिर देव समाज की स्थापना क्यों की? क्या रीजंस थे? तो इसके लिए हालांकि जो डॉक्टर देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ले ये भी घोषित कर दिया कि ये वेद भी हैं, ये गॉड से नहीं लिखवाए गए हैं, ये मैन रिटन है। बल्कि यही नहीं, बल्कि ये भी घोषित कर दिया कि कोई भी धार्मिक पुस्तक किसी गॉड रिटन नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये तीनों स्कॉलर्स ने, तीनों थिंकर्स ने, तीनों रिफॉर्मर्स ने 19th सेंचुरी में एक ऐसा रेवोल्यूशन ला दिया कि मानो ब्रह्मो समाज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूनिक वर्ल्ड वाइड भी समझी जाने लगी, अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर। अभी देखना ये है कि ये रिफॉर्म होता क्या है। क्या रिफॉर्म किसी एक संस्था में, किसी कल्चर में, किसी संस्कृति में चल रही किसी कुप्रथा को बंद करने का नाम है? जैसे कि सती प्रथा थी, क्या ये किसी पर्टिकुलर जेंडर को लेकर रिफॉर्म की बात हम कर सकते हैं? या किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की बात कर सकते हैं, जैसा कि ब्रह्म समाज ने एक इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट दिया है, जैसा कि मैक्स मुलर कह रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ यूनिवर्सल थॉट आता है तो इस खास क्लाइमेट का उस पर असर, इफेक्ट पड़ेगा। क्या रिफॉर्म किसी ऐसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है कि जहाँ पे कुछ इंजस्टिस हो रही हो, उसको रिफॉर्म करना हो, कोई ऐसी कुप्रथा हो उसको दूर करने का हो? अगर थोड़ा सा इसका एरिया वाइड भी कर दें, क्या वो ह्यूमन स्पीशीज की सारी प्रॉब्लम्स को रिफॉर्म करने का नाम है? अगर और भी इसका दायरा वाइड कर दें तो क्या वो एनिमल वर्ल्ड को लेकर भी वो दायरा बढ़ सकता है? और थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या ये रिफॉर्म किसी पेड़ पौधों या एनिमल वर्ल्ड के साथ जो एक प्लांट वर्ल्ड है उसकी राइट्स की भी बात कर सकता है? और थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिजिकल वर्ल्ड होता है। शॉर्ट में कि नेचर की एवरी एग्जिस्टेंस के साथ जो हो रहा एक्सप्लोटेशन है, जो शोषण है या उसका एक विनाश है, उसको रोकने का नाम है। अगर यस तो यहाँ पे रिफॉर्म का मतलब एक्चुअल में क्या है? अगर नहीं, अगर किसी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ही बात हो रही है या जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसी को लेकर बात हो रही है, तो फिर उसका रिफॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर हम सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज की बात कर रहे हैं, अगर खास करके अगर ये हम ब्रह्मो समाज की बात कर लें तो खास करके इन्होंने विमेंस की बात की है, खास करके यहाँ पे जाति प्रथा की बात की है, पर्दा प्रथा की बात की है, कन्या भ्रूण हत्या की बात की है। जो मोटी मोटी बातें थी वहीं पे ये सिमट के रहेगी ब्रह्मो समाज। तो क्या वो एनिमल वर्ल्ड के क्राइटेरिया पे खरे उतर पाए हैं? क्योंकि राजा राम हो रहे तो कहते हैं वो खुद बहुत हाई लेवल पे नॉन वेजिटेरियन थे और कहते हैं कि एक ही बकरा एक ही टाइम पे वो खा जाते थे। तो आज मैं उनको एक क्रिटिसिज्म के रूप में नहीं पेश कर रहा, उनका विशेष कंट्रीब्यूशन है, बल्कि वो तो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के एक विशेष उनकी भूमिका है। उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर या इंडियन हिस्ट्री भी कह सकते हैं हम। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि रिफॉर्म का दायरा क्या है, सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म का दायरा क्या है। जब तक ये कंसेप्ट समझ नहीं आता तब तक देव समाज क्या है, वो किस कैटेगरी में आती है, क्या वो सोशल रिफॉर्मर सोसाइटी है, रिलीजियस रिफॉर्मर सोसाइटी है, स्पिरिचुअल रिफॉर्मर सोसाइटी, तो वो क्या है। जब तक ये रिफॉर्म का कंटेक्स्ट समझ नहीं आता तब तक इसका जो एक्चुअली मीनिंग है देव समाज क्या है,
इसको हम नहीं जान पाएंगे। तो देवात्मा ने भी हालांकि जो मोटी मोटी बुराइयां थी उसको सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उसको अपनी लाइफ में फॉलो भी किया है। अगर उन्होंने विडो को दोबारा शादी करने की बात कही है, तो उनकी जब पहली पत्नी बहुत छोटी एज में ही उनकी जब डेथ हो जाती है, तो देवात्मा ने एक विडो लड़की से शादी की थी। और ये खबर ऐसे फैली थी जैसे कि आग में घी डालने से फैलती है। और लोगों ने, जो उनके जो विरोधी थे, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है कि कोई इतने ऊंचे कुल में पैदा होकर भी एक विडो से शादी कर रहा है, और वो भी एक बंगाली विडो से। तो ये ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़पेपर ने इसको बड़े अपने हेडलाइन में छापा था। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म समाज से देवात्मा अलग क्यों है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केशव चंद्र सेन जब वो एक विमेन राइट्स की बात कर रहे थे, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, और जो छोटी एज में जो मैरिज थी उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, और इंडियन जो ब्रिटिश का रूल था उस टाइम, उनको एक प्रस्ताव भेजते हैं कि लड़की की, एक बच्ची की एज की मिनिमम जो एज है वो 60 निर्धारित कर दी जाए, और ये लॉ भी पास हो गया। लेकिन जब उनकी खुद की बेटी की शादी कहते थी, तो उन्होंने उसको 13 ईयर्स में उसकी शादी कर दी थी। तो देवात्मा ब्रह्म समाज से क्यों अलग हुए, क्यों उसको देव समाज की स्थापना करनी पड़ी, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंडियन फिलॉसफी में जाना पड़ेगा। इंडियन फिलॉसफी जितनी भी पनपी है, भले वो आस्तिक हो, भले वो नास्तिक हो, कहीं न कहीं उनका सेंटर बिंदु वेद रहे हैं, वेदांत रहा है, वैदिक फिलॉसफी रही है। और दूसरी बात, जितनी भी इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन रहा है, वो 4 वैल्यूज के ऊपर बेस्ड रहा है। उसमें से एक है मोक्ष, दूसरा है धर्म, तीसरा है काम, और चौथा है अर्थ। इन चारों के अलावा भारतीय दर्शन बाहर नहीं जा सका। वो धर्म की भी बात करता है, काम की भी बात करता है, अर्थ की भी बात करता है, और मोक्ष की भी बात करता है। देवात्मा इन चारों से अलग रहे। देवात्मा इंडियन दर्शन में पहले ऐसे साइंटिफिक थिंकर है जिन्होंने अपनी शिक्षा, अपना लिटरेचर, अपनी फिलॉसफी ना तो इन चारों वैल्यूज के ऊपर बेस्ड रखी है, ना ही उसका सेंटर बिंदु कहीं ना कहीं वेद रहे। तो फिर देवात्मा कहाँ बेस्ड रहे, क्यों उनको देव समाज की स्थापना करनी पड़ी? तो देवात्मा की जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैल्यूज थी, जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल पावर्स थी, वो कहीं न कहीं उनके ऊपर ही बेस्ड रहे हैं। वो क्या 4 बेसिक वैल्यूज थी, हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैल्यूज थी, जब तक वो नहीं समझाता तब तक देव समाज क्या है और उसकी स्थापना क्यों करनी पड़ी उसको नहीं समझा जा सकता। वो थी सत्य के प्रति पूर्ण अनुराग, यानी कि सच्चाई के प्रति पूर्ण इश्क, पूर्ण रूप से समर्पण, पूर्ण रूप से एक ऐसा प्यार जिसको शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल हो। दूसरा था शुभ के प्रति, अच्छाई के प्रति, गुडनेस के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्शन, इतना ज्यादा अनुराग, शायद जिसको एक्सप्रेस कर पाना मेरे लिए डिफिकल्ट है। तीसरी हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैल्यू थी झूठ के प्रति, असत्य के प्रति पूर्ण उच्च घृणा, पूर्ण वैराग। और चौथी थी अशुभ के प्रति, बुराई के प्रति, जितनी भी इनजस्टिस है उनके प्रति पूर्ण वैराग, पूर्ण घृणा। देवात्मा कहीं ना कहीं इन चारों हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैल्यूज के इर्द गिर्द ही रह गए, वो इनसे बाहर नहीं जा सके। हालांकि जब देव समाज की स्थापना हुई तो बहुत सा क्रिटिसिज्म उनको मिला, बहुत सा उनको उतार चढ़ाव देखना पड़ा। हालांकि उस टाइम वो गॉड को मानते थे, और देवात्मा का ये मानना था कि कोई भी जन, इवन दो गॉड, भले वो एग्जिस्ट करता है, ऑल नोइंग कभी कोई नहीं हो सकता कि जो सब कुछ जानता हो। ऐसा दुनिया में कोई इंसान, कोई भी नहीं है, कभी ना हो सकता जो ऑल नोइंग हो, जो सब कुछ जानता हो। भले वो कोई ये क्लेम करे कि आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ मैसेंजर, आई एम
सन ऑफ परमात्मा, आई एम विशेष पर्सन ऑफ परमात्मा। कोई भी कुछ करता रहे, कोई भी ये भी बोले कि मैं मीडिया हूँ, मैं परलोक में उनकी बातों को समझ लेता हूँ, उनके मैसेज को लिख लेता हूँ, कोई भी ऑल नोइंग पर्सन नहीं हो सकता। और देवात्मा जब 1893 में जब इंग्लिश का और ब्रिटिश का यानी कि यूरोपियन का इफेक्ट पड़ता है इंडियन कल्चर पे, और 19th सेंचुरी में जब उसका इम्पैक्ट आता है, तो जब देवात्मा ने एक विशेष रूप से वेस्टर्न कल्चर को अध्ययन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उनकी फिलॉसफी का गहरा अध्ययन करते हैं, तो देवात्मा के सामने क्वेश्चन मार्क होता है कि नेचर के बाहर क्या कोई एग्जिस्टेंस हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो फिर गॉड कैसे संभव है? और 1894 में ये देवात्मा इस लेवल पे समझ पाते हैं कि नेचर से बाहर, नेचर के अटल नियमों से बाहर कोई भी सुपर नेचर पावर एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके बाद देवात्मा की जो विरोधता हुई, बहुत से लोगों ने कोई मीडियम या कोई मिडिल पाथ निकालने की कोशिश की कि हम नेचर को और गॉड को कहीं ना कहीं मिक्स कर देते हैं। तो देवात्मा के लिए ये संभव नहीं था। उन्होंने कहा जब तक मैं नहीं जानता था अलग बात है, अब मैं जान चुका हूँ कि गॉड का इस नेचर में ना तो कोई इम्पैक्ट है, ना उसका इस नेचर में होना संभव है, बल्कि यही नहीं गॉड एग्जिस्ट करता है, बल्कि इससे उल्टा गॉड के भयानक फल क्या है, खुदा के भयानक फल, और उससे जितनी भी सामाजिक बुराइयां पनप रही हैं कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार है। और देवात्मा ने क्या नई खोज खोजी कि सारी बुराइयों की जड़ 99.99% इन ब्रीफ वी कैन से कि वो हमारी लाइफ फोर्स में है, हमारी आत्मा में है, और उसका हल भी हमारी आत्मा में है, और आत्मा बिल्कुल अमर नहीं है। इन चारों हाईएस्ट वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए ही देव समाज की स्थापना हुई थी। अब ये क्वेश्चन कि देव समाज एक सामाजिक या धार्मिक संस्था है या नहीं है, मैं ये बात व्यूअर के ऊपर छोड़ देना चाहता हूँ कि वो खुद डिसाइड करें कि क्या जो सत अनुरागी है, जो शुभ अनुरागी है, जो उसकी गठन इस लेवल की है कि वो किसी भी बुराई के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, वो किसी भी असत्य के साथ समझौता नहीं कर सकते, वो कभी मिडिल पाथ यानी कि एक मध्य मार्ग नहीं खोज सकते जैसा कि बुद्धा ने खोजा है। देवात्मा एक चारों हाईएस्ट वैल्यूज के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। जब तक सच्चाई का पता नहीं था अलग बात है, जब सच्चाई को जान लिया हो तब तक उसको छोड़ना या उससे परे होना इट्स इम्पॉसिबल। ये देवात्मा की डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं था। तो अब इन चारों हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैल्यू से जो फिलॉसफी पनपी, उसी को एक्सप्रेस करना, उसी को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये देव समाज की स्थापना की गई थी। इन ब्रीफ भी ये कह सकते हैं कि सच्चाई और भलाई के असरों को नेचर के चारों जगतों तक पहुंचाना, इसीलिए देव समाज स्थापन की गई थी। ये आप सोचें कि क्या ये कैटेगरी सामाजिक सुधार की कैटेगरी में आती है या धार्मिक सुधार की कैटेगरी में आता है या स्पिरिचुअलिटी की कैटेगरी में, किसकी कैटेगरी में आता है? तो आगे आने वाले सेशंस में हम देखेंगे अगर देवात्मा एज ए सोशल रिफॉर्मर थे तो वो कैसे यूनिक थे, अगर वो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे तो वह कैसे यूनिक थे, स्पिरिचुअल सन थे तो वो कैसे स्पिरिचुअल सन थे। थैंक यू वेरी मच।